हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने, और उसका ग्रेड भी नहीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 43 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 44 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। दोपहर में आना तैयार होकर वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। उसे कॉल आया था कि वहाँ इम्पोर्टेंट केस में आने का कारण नर्स की कमी हो गई है और उसे आना पड़ेगा। वो इस समय काफ़ी चिड़ी हुई थी। एक तो पूरी नाइट शिफ्ट में काम करती रही थी और उसे सुबह फिर से बुला लिया गया। ऑटो में बैठ के वहाँ तक पहुँचने का इंतज़ार कर रही थी और उसका ऑटो रास्ते में ख़राब हो गया। उसने ऑटो वाले को काफ़ी सुनाया और पैदल चलने लगी थी क्योंकि रास्ता थोड़ा थोड़ा ही से बचा था। वो चल ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने अपनी रफ्तार तेज़ी कर दी और अपने कदमों को पीछे से आने वाली आवाज़ से भी तेज़ हो गई थी। सामने लगे एक बिल्डिंग के कांच में उसे उस आदमी का चेहरा दिखाई दे गया। चेहरा देखते ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। वो आदमी उसके लिए तैयार नहीं था। वो वो आदमी इसके लिए तैयार नहीं था और उसने उसे खो दिया। आना दौड़ते हुए एक कार के पास आ गई जहाँ पे एक आदमी खड़ा था। वो तुरंत उस आदमी के सामने खड़ी हो गई और फिर उसने अपने कुर्ते को ऊपर पहनी हुई डेनिम जैकेट निकाली और उस आदमी की कार में फेंक दी। अपना पर्स भी उसने अपने बालों का जूड़ा खोल दिया और उस आदमी की कार से खींच कर अपने होठ कॉलर खींच के अपने होठों के पास ले आई। वो आदमी अभी तक शौक में था। वह अपनी बड़ी आंखें करके अपने सामने खड़ी लड़की की हरकतों को देख रहा था। नजर तीसरे के रोड के दूसरी तरफ देख रही थी। उस आदमी को दिखाई दिया। वो डर गई और अपनी जिस आदमी को कॉलर पकड़ी हुई थी उसने खींच के उसे और किस करना स्टार्ट कर दिया। उसके लंबे लंबे बालों से उसका चेहरा छुप रहा था। जैसे ही वो आदमी उसके करीब आता जा रहा था, उसे अपने सामने वाले आदमी की ओर जोर से किस करना स्टार्ट कर दिया। वो आदमी उन दोनों के पास आकर रुका और इधर से देखते हुए कहने लगा, कहाँ चले गई? इतनी मुश्किल से मैंने उसे ढूंढा था और फिर ये घूम गई और अपने सामने और अपने हाथ में पकड़ी एक कांच की बोतल को देखते हुए कहने लगा, आज बच गई तो क्या हुआ, अगली बार इसके चेहरे पे वो हाल करूँगा तो किसी की अपनी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। जिस आदमी को आना किस कर रही थी, उस आदमी का महसूस हुआ कि आना उस दूसरे आदमी की बात सुन के काँप रही है। उसने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके सिर को पकड़ के सॉफ्टली उसके किस करने का साथ देने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी वहाँ चला गया तो आना ने उस आदमी से अलग होने चाहती थी, पर वो आदमी उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने पैशनली किस करना स्टार्ट कर दिया था। आना को लगा कि सांस लेने में नहीं लिया जाएगा और ज़ोर ज़ोर से धक्का दे दिया और थोड़ी दूर जाके लंबी लंबी सांस लेने लगी। फिर उसे सर उठा के उस सामने खड़े आदमी को देखा और देखती रह गई। ग्रीन कलर के 3 पीस सूट में वो आदमी काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। उसकी गोरे स्किन और काली गहरी आंखें किसी भी वो भी दीवाना कर सकती थी। आना ने खुद से कहा, नॉट बैड आना, आंखें बंद करके भी तेरी चॉइस अच्छी निकली। वो सब सोच रही थी कि उस आदमी की आवाज़ आई, तुम करना क्या चाहती हो? आनंद की आंखें चढ़ा के उसे देखा और कहा, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुमने कुछ करा ही नहीं। क्या तुमने नहीं किया? उस आदमी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया तो उसने कहा, तुम बेशर्म लड़की। आना उसके पास आई, उसके सीने पे हाथ रखते कहने लगी, क्या मैं इतने से तुम्हें बेशर्म लगी? और फिर उसके कार में अपना बैग और जैकेट निकाल के पहन लिया और जाते हुए कहने लगी, बाय द वे थैंक यू। हाँ, तुम भी मुझे थैंक यू कह सकते हो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हें एक अच्छी सी किस दी है। ये कहते हुए वहाँ से चली गई। उस आदमी ने घूर के उस तरफ देखा और कहा, अगली बार मैं मिली तो इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके सामने एक वाइट कलर की BMW कार आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने आकर पीछे का दरवाज़ा खोला और वहाँ सिद्धार्थ सर कहा और सिद्धार्थ सर सिद्धार्थ बैठा और ड्राइवर ने कहने लगा, किसी से क्या कहे, ये कार ठीक करवाने भेज दो, हॉस्पिटल जाना है। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। सिद्धार्थ आज अपने हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला था और रास्ते में ही उसकी कार खराब हो गई थी। जब वो कार से बाहर आया तो अनजान लड़की ने उसके साथ न जाने क्या कर दिया था। ये सब सोचते उसने आंखें बंद कर ली। राजवंश कॉरपोरेशन। लंच टाइम में दहर घूर के अपने फ़ोन को देख रही थी। जानवी ने उसके कहा कि तुम कैंटीन में भी नहीं आती हो और इस समय अपने फ़ोन को क्यों इतना घूर रही हो? दहर ने कहा, कोई बात नहीं है, आप जाकर अपना लंच कीजिए। जानवी ने उसे कंधे कंधे उचका लिए और चली गई। उसे जाते ही दहर के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आई। उसने मैसेज खोला। एज एक्सेप्टेड। ये मैसेज वायु का ही था। उसमें लिखा था, क्या तुम रोज़ मेरा मेरा मैसेज आती हो? और तभी लंच
उसमें लिखा था, क्या तुम रोज़ रोज़ मेरा मैसेज चाहती हो और तभी लंच करने आओगी? धैर्य ने वो मैसेज पढ़ा और मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई। जब वो 30 फ्लोर पे पहुंची तो आज करण वहाँ नहीं खड़ा था। उसने कंफ्यूज होकर इधर उधर देखा कि केबिन के दरवाजे पर नॉक करने लगी। अंदर से एक सख्त और सॉफ्ट आवाज़ आई, कम इन। धैर्य ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। वायु हमेशा की तरह अपने उस सफ़ेद सोफे पर बैठा हुआ था और टेबल पर रखे खाने को देखते हुए धैर्य का इंतजार कर रहा था। धैर्य अंदर आते हुए कहने लगी, क्या हमारा रोज़ आना आना ज़रूरी है? वायु ने अपनी आंखें चढ़ाई और कहा, क्या तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं है? क्या तुम किसी और के साथ खाना खाना चाहती हो? धैर्य आगे आगे आते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, हम बस इतना कह रहे हैं कि रोज़ रोज़ इस तरह इसके आगे वो कुछ कहती। वायु ने कह दिया, मेरा कोई और दोस्त नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऑफिस में तुम्हारा किससे बात करती हो। इस ये अच्छी बात नहीं है। हम दोनों साथ में लंच करेंगे। धैर्य के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। वो चुपचाप बैठ गई और इस बार वायु के साथ ही बैठी थी। उसे पिछली बार वायु की बात याद थी। वायु ये देखकर खुश हो गया कि उसे धैर्य को अपने पास बैठने के लिए कहना ही पड़ेगा। फिर दोनों चुपचाप लंच करने लगे। तभी धैर्य के फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन को उठाकर देखा। वायु की नज़र भी उसकी तरफ चली गई। फ़ोन पर आना नाम फ्लैश हो रहा था। धैर्य एक्सक्यूज़ मी कह के थोड़ा दूर जाकर बात करने लगी। उसने कहा, हमें बताइए, क्या कोई परेशानी है? क्या वो दोनों ठीक हैं? आहाना ने धैर्य से कहा, शांत हो जाओ। तुम्हें याद है पिछले महीने हमने एक हेल्थ टेस्ट करवाया था, तुम्हारी रिपोर्ट आई है। ये सुनते ही धैर्य का हाथ एक पल के लिए कांप गया। उसने अपना हमेशा अपने सीने के दाईं ओर और परेशानी होती थी और वो किसी और को नहीं बताती थी। उसने सोचा रिपोर्ट को गंभीर बीमारी होगी। तो तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से आना की आवाज़ आई, धैर्य सुनो, तुम सुन रही हो ना? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, तो तुम्हें ब्लड की बहुत कमी है जिससे तुम्हें एक गंभीर बीमारी हो सकती है। धैर्य ने कहा, हमें क्या करना है? आहाना ने एक आह भरी और कहा, तुम्हें एक सेशन कंप्लीट करना होगा, उसमें एक इंजेक्शन का डोज दिए जाएंगे। अभी प्रोसेस हमें आज से ही स्टार्ट करना होगा। तुम्हें 2 महीने तक 3 दिन में एक बार 2 इंजेक्शन लगवाने होंगे। इंजेक्शन नाम सुनते ही धैर्य की हालत ख़राब हो गई थी और जब उसे ये पता चला कि उसे लगातार 3 दिन तक 2 इंजेक्शन लगेंगे तो उसके माथे पर पसीना बहने लगा। उसने उदास होकर कहा, आप जानती हैं आना, हम इंजेक्शन से कितना डरते हैं। क्या कोई कोई और उपाय नहीं है? क्या कोई दवाई नहीं ले सकते? आनंद को काफ़ी बुरा लग रहा था कि वो धैर्य से झूठ बोल रही है, पर फिर भी उसने अपने मन को कठोर किया और कहा, धैर्य, भले ही तुम्हें खुद के लिए नहीं करना चाहती हो, पर तुम्हें रावी और वीरा के लिए करना होगा। तुम बताओ, तुम्हारे अलावा उनका कौन है? गलती से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो दोनों कैसे जिएंगी? तुम अच्छे से जानती हो उन दोनों की जान बचती है तुम में। अगर उन्हें पता चला कि तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही है तो वो क्या कर सकती हैं? तुम तो जानती ही हो। धैर्य अच्छे जानती थी कि रावी और वीरा उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। एक बार धैर्य को बुखार आया था तो उन्होंने मोहल्ले के लगभग 4 डॉक्टर को बुला लिया था और उनके नंबर लेके उन्हें हर 2 घंटे में फ़ोन करके ये पूछ रही थी कि उनकी मम्मी कब तक ठीक होंगी। डॉक्टर भी उन दोनों से परेशान हो गए थे। वह अपने ख्यालों में थी कि अभी उसकी आवाज़ आई, तुम्हारा क्या फैसला है? धैर्य रावी और वीरा को याद किया और कहा, हम करेंगे। आहाना ने कहा, ग्रेट, तो पहला इंजेक्शन आज रात को लगेगा। ये कह के उसने फ़ोन कर दिया। अपने फ़ोन को देख के लंबी सांस लेते हुए कहने लगी, सॉरी धैर्य, अगर मैं तुम्हारी असली बीमारी के बारे में बताऊंगी तो तुम पहले से टूट जाओगी और मैं ये नहीं होने दे सकती। और ख़ास कर तुम्हारी तुम्हारी उन दोनों लड़कियों की ऑर्डर है कि तो उसकी मम्मी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि उन्हें क्या हुआ है। इन दोनों ने 4 साल में ये सब तुमसे छुपाया है। मैं तुमसे कैसे बता सकती हूँ? आना अपनी सोच में गुम थी। तभी उसकी हेड नर्स वहाँ आई और कहने लगी, बातें हो गई हों तो चलो। अंदर जाकर नर्स की यूनिफॉर्म पहन के अपने काम में लग गई थी। फ़ोन करने के बाद वायु ने धैर्य से पूछा कि कोई परेशानी है। उसने फ़ोन से बात करते समय धैर्य के एक्सप्रेशन देखे थे। उसके चेहरे की उदासी, घबराहट साफ दिख रही थी। धैर्य ने एक मुस्कान के साथ कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा हमारा लंच हो गया है तो हम चलते हैं। वायु खड़ा हुआ और धैर्य के पास आने लगा। उसने धैर्य को गले लगा लिया। धैर्य को याद आया कि कल वायु ने उसे क्या कहा था। उसने भी उसे गले लगा लिया और सोचा, क्या बड़े शहरों में सब ऐसा ही होता है? पर न जाने क्यों उन्हें गले लगाते हुए सुकून मिलता है। हम इस समय इतने परेशान हैं पर तभी इतनी खुशबू हमें शांत करने के मदद दे रही है। वह मन में ये सोच रही थी कि उसके कानों में वायु की आवाज़ ही, अपना ख्याल रखना। यह कह के उसने उससे अलग हो गया। धैर्य ने उसे एक मुस्कान दिया और बाहर चली गई। वायु ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, बस कुछ समय फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 44 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 45 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा लंच के पहले की सारी क्लासेस ख़त्म की हुई थी। अब वो 10th फ्लोर पर जा रही थी
वो लिफ्ट में जाने वाली थी कि तभी एक टीचर उनके सामने खड़ी होकर कहने लगी, मैं जान सकती हूँ तुम दोनों कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारी और कोई क्लास नहीं है? मैंने कई बार तुम दोनों को लिफ्ट में कहीं जाते हुए देखा है। क्या तुम दोनों अपनी क्लास से बचने के लिए कुछ जाती हो? वीरा ने कोल्डली वीरा ने कोल्डली उस टीचर को देखा और कहा, आप यह बात प्रिंसिपल सर से पूछ सकती हैं। ये कहते हो रावी को लिफ्ट में ले गई और बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट जाने के बाद वो टीचर घूर कर दरवाजे को देखने लगी और प्रिंसिपल ऑफिस तरफ चली गई। ऊपर रूम में रावी अपने हाथ में एक फाइल लेकर दूसरे हाथ में लैपटॉप से कुछ कीज़ प्रेस कर रही थी। उसने अपना काम करते हुए वीरा से कहा, दी क्या उस कंपनी से कोई अपडेट आई? वीरा जो कि कुछ फाइल पर साइन कर रही थी उसने कहा, हाँ उन लोगों ने कुछ डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही रावी को उसके कुछ याद आ गई जो धैर्य के पास थी। उसने वीरा की तरफ देखा और कहा, दी क्या मम्मा के बनाए डिज़ाइन को ले सकते हैं? वीरा ने रावी की तरफ देखा और कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते रावी। रावी ने और कहा, ऐसा क्यों? आपने नहीं देखा वो कितने इनक्रेडिबल हैं? वीरा कुछ कहने वाली थी तभी शिव का फ़ोन बजा। शिव ने फ़ोन निकाला और वीरा के हाथ में दे दिया। वीरा ने एक नज़र नंबर को देखा और फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम मिशन कंप्लीट, आपकी मम्मा मान गई हैं। वीरा ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। आहना ने मुंह बना के फ़ोन की तरफ देखा और कहा, थैंक यू नहीं कर सकती थी, पर फिर आप वापस अपने काम में लग गई। तभी उसे कुछ नर्व से बातें करने की आवाज़ आई। एक ने कहा, अरे तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं? हाँ हाँ, वही फेमस डॉक्टर, मैंने आज उन्हें यहाँ देखा है। वो इतने हैंडसम है कि मैं तो उन पर दिल पे ही हार बैठी हूँ। दूसरे ने कहा, हाँ वो थोड़े गुस्से वाले हैं, वो काफ़ी अमीर दिखते हैं, इतनी जल्दी इतना सारा हॉस्पिटल बना लिया है। पहली नर्स ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, वो टॉप 10 के वो वर्ल्ड टॉप 10 के बेस्ट हार्ट सर्जन में आते हैं। दूसरी लड़की ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच कह रही हो? पहली नर्स ने हाँ में सर हिला दिया और ऐसे बातें करते हुए दोनों वहाँ चली गईं। आना सोचने लगी आखिर वो डॉक्टर कैसा होगा। धैर्य अपने डेस्क पर बैठकर अपने काम कर रही थी तभी वहाँ राज आ गया और एक सीट खींच के उसके पास बैठते हुए कहने लगा, देखो मेरे पास क्या है। धैर्य ने कंप्यूटर से अपनी नज़र हटाई और उसमें उस ओर देखा जिस तरफ वीर इशारा कर रहा था। उसने देखा वीर के हाथ में एक मोटी सी स्केच बुक थी। ये देख के धैर्य की आंखों में चमक आई। उसने वो उसके हाथ से ले ली और उस पेंसिल और उसके पेजेस पलट के देखने लगी। थोड़ी बहुत पेजेस देखने के बाद उसने वीर से कहा, आप सच में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, हमें लगता है अब आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। वीर अपनी सीट की तरफ झुका और कहने लगा, पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई करूँ। तभी उसने देखा कि धैर्य के डिज़ाइन को घूर कर देख रही थी। उसने कहा, क्या कुछ गलत है? धैर्य ने उस पेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें लगता है आपको इसकी स्लीव को हटा देना चाहिए और इसके रंग को थोड़ा हल्का करना चाहिए। वायलेट कलर से ज़्यादा इसमें सॉफ्ट कलर अच्छे लगेंगे। फिर उसने अपने सामने रखा एक बॉक्स में पेंसिल उठाई और ड्रेस के साइड के पेज को एक डिज़ाइन बनाने लगी। वीर आंखें बड़ी करके उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद धैर्य ने उस बुक को और उसके हाथ में दे दिया और कहा, ये ऐसी दिखेगी। वीर हैरानी से उसे देख रहा था। उस ड्रेस का स्ट्रक्चर पहले जैसा ही था पर उसमें छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड कर दी। वो काफ़ी अलग दिखने लगी थी। वीर को लग ही नहीं रहा था कि उसने डिज़ाइन किया है। उसने धैर्य से कहा, यह तुम तो कमाल हो धैर्य। धैर्य वापस अपना काम करते हुए कहने लगी, ये तो हमने ऐसे ही बना दिया है, पर आप इन डिटेल पर काम करेंगे तो ये और सुंदर ज़रूर बन जाएगी। वीर ने अपनी गर्दन ऐसे हिलाई जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। धैर्य से कहा, तुम मुझे टिप्स क्यों नहीं देती थी? धैर्य ने तीसरी नज़र से देखा और कहा, हम अभी काम कर रहे हैं। वीर ने मुंह बनाया और कहा, या थोड़ी सी अगर तुम थोड़ा समझा दोगी तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। धैर्य ने एक लंबी सांस ली और कुछ बताते हुए समझाने लगी जैसे जैसे वो वीर को समझा रही थी। वीर की हैरानी दिखाना नहीं था। उसने कहा, तुम तो बिना अपनी ड्रेस की डिज़ाइन दिखाई अपनी बातों से ही वहाँ सेलेक्ट हो जाओगी। धैर्य ने एक फीकी स्माइल दी और वापस काम में लग गई। एम हार्ट्स रिसर्च सेंटर। आहना हेड नर्स के केबिन में बैठी थी और रोता हुआ मुंह लेकर कह रही थी, प्लीज़ मान जाइए, मैं नाइट में काम करने से मना नहीं कर रही हूँ, पर मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ मेरी मदद करें। हेड नर्स परेशान होकर उससे कहा, ठीक है, अभी हमारे हॉस्पिटल में एक हेड डॉक्टर आए हैं और उनका असिस्टेंट नहीं है, तो तुम उनकी जगह ले सकती हो। अगर तुम यह काम अच्छे से कर सकती हो तो तुम परमानेंट हो सकती हो। आना खुश हो गई और कहा, हाँ। मैं अपनी गर्दन हिला दी। स्कूल ख़त्म होने के बाद रावी और वीरा घर जा रहे थे और आज भी
बस से न जाकर शिव की कार में ही गए थे। वीरा लैपटॉप पे काम करते हुए कहने लगी, शिव ये लैपटॉप मैं घर ले जाऊंगी। शिव ने हाँ में सर हिलाया। रावी ने कहा, नए नए पार्टनर के साथ मीटिंग कब है? ये सुनते ही वीरा के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में परेशानी दिखने लगी। उसने रावी से कहा, जब होगी तब पता चल जाएगा। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो? रावी ने कार के बाहर देखा और कहा, पता नहीं दी, पर इस प्रोजेक्ट को लेके मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ये सुनते ही एक पल के लिए वीरा की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए देखते हुए कहा, तुम्हारा कहना कितना सच है? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 45 कंप्लीट होता है। मुझे लगता वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को ऐड करता हूँ अगला एपिसोड। सो दोस्तों हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 46 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। देर ऑफिस के लिए निकल कर सीधा उस एड्रेस की तरह चली गई जिसका मैसेज उसने आहना को भेजा था। वहाँ पहुँच उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो हॉस्पिटल की तरह नहीं लग रही थी, पर उस पर लिखे नाम से पता चल रहा था कि वो वही जगह है जहाँ उसे आना था। उसने अपना सिर पर उस बोर्ड की तरफ देखा जहाँ पर लिखा था SK हार्ट रिसर्च सेंटर। एक पल के लिए ये नाम पढ़ के उसके दिल के बढ़ बैठ गया। वह अपनी भारी कदमों से अंदर चली गई। थोड़ी दूरी पे आहना दिखाई दी। उसके पास चली गई। आहना धैर्य को एक रूम में ले गई जहाँ हॉस्पिटल गाउन बनाया गया था। फिर उसे टेस्ट के लिए ले जाया गया। धैर्य धैर्य कंफ्यूज होकर आहना को देखे कहने लगी, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? आहना थोड़ा डर गई। उसने कहा, ये सब नेसेसरी है, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा। धैर्य ने चुपचाप आहना की बात मान ली और दूसरी नर्स के साथ उस रूम में ले गई। राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु को दिल आज फिर से दर्द कर रहा था। उसने खुद से कहा, तुम फिर परेशानी में हो। उसने अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया और धैर्य को कॉल लगाने लगा। बार बार कॉल लगाने के बारे में सोचने लगा। फिर उसने वापस अपनी जेब में रख लिया और सिद्धार्थ से बात याद आई, तुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस तरह उसके पीछा करेगा तो उसे दूर हो जाएगी। माना कि तुझसे प्यार करता है, उसका एक पर्सनल स्पेस अगर तुझे उससे जाना है तो तुझे थोड़ा टाइम देने लगेगा। वायु ने पीछे खड़े करण को कहा, वो कहाँ गई है? करण ने बताना बस थोड़ा हिचक रहा था। उसने कहा वो सिद्धार्थ सर के हॉस्पिटल गई है। वायु की आंखें अचानक गहरी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा हो गया। लाइट स्पेस मॉल में रावी और वीरा शिव के साथ चल रहे थे। एक लग्जरी मॉल था जो देहरादून के अमीर परिवारों के लिए था। गरीब तो ये अपने कदम भी रख नहीं पाते थे। शिव पीछे ट्रॉली में लेके चल रहा था। इस समय वो लोग ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ के वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिलते थे। उनकी ट्रॉली में पहले ही कई सारे न्यूट्रिशन आइटम रखे हुए थे। रावी अपने हाथ में 2 अलग अलग तरह के ओट्स के पैकेट लेके कहीं लगी दी कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा रहेगा? वीरा ने वो 2 पैकेट देखे और कहा, आलमंड वाला ले लो। घर की शॉपिंग हो जाने के बाद उन्होंने वो सामान किसी से कह के काउंटर पर भिजवा दिया। फिर वीरा और रावी उस मॉल घूमने लगे। उन्हें हर जगह सिर्फ अमीर फैमिली की घमंडी लोग ही दिख रहे थे। थर्ड फ्लोर पर वीरा एक शॉप के पास आके रुक गई और ध्यान से उसका नाम देखने लगी। रावी ने भी उस तरफ देखा और कहा, दी अंदर जा रहे हैं। वीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और आगे चली गई। वो एक बुटीक था जहाँ एक लग्जरी आइटम का ढेर लगा हुआ था। ज्वेलरी से लेकर ड्रेस तक सब कुछ ब्रांडेड था। शॉप को देखते ही शिव ने तुरंत अपनी पॉकेट से एक नोटपैड और पेन निकाल लिया। चमचमाती हुई उस जगह को छोटे छोटे ग्लास बॉक्स रखे हुए थे जिसके अंदर लाइटिंग लगी हुई थी और उस लाइटिंग में बॉक्स में रखी ड्रेस चमक रही थी। किसी भी लड़की के लिए वो एक ड्रेस खरीदना भी सपना ही हो सकता था। तीनों अंदर जाकर एक जगह ऑब्जर्व करने लगे। तभी वहाँ एक फीमेल आई और कहने लगी, मे आई हेल्प यू। उसने वीरा और रावी के कपड़ों को देखा। उन्हें सिंपल फ्रॉक पहनी थी और ज़्यादा अमीर नहीं दिख रही थी, इसलिए वह फीमेल उनसे थोड़ा रूड के बात कर रही थी। वीरा एक नज़र से देखा और आगे जाते हुए कहने लगी, हम खुद देख लेंगे। उसका ऐसा एटीट्यूड देख के फीमेल को गुस्सा आने लगा था। SK हार्ट रिसर्च सेंटर। धैर्य एक रूम के बेड पर लिटाया गया था और उसके सामने डॉक्टर इंजेक्शन लेके खड़े थे। धैर्य की आंखों में तुरंत आंसू हो गए। उसने अपनी आंखें बंद की और सामने रावी और वीरा के चेहरे में याद आ गया। उसने उन दोनों को साथ बिताए हुए पल को याद करते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब इंजेक्शन लगा दिया गया। आना ने उसे चेंज करने के लिए कहा और बाहर चले गए। बाहर जो नर्स खड़ी थी उसके हाथ में धैर्य की फाइल थी। उसने कहा, ये केस डॉक्टर कश्यप हैंडल कर रहे हैं, तो मिस साहू की फाइल उन्हें जा रही हूँ तो मिस साहू की फाइल उन्हें ले जा रही हूँ। आना ने पूछा, क्या इसमें उनका फर्स्ट टाइम नहीं लिखा है? नर्स ने नाम इसे हिला दिया और कहा, यह एक कॉन्फिडेंशियल केस है। हमने सुना है कि डॉक्टर कश्यप को भी उनका फर्स्ट नेम नहीं पता है। आना सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों है। तभी उसे पीछे से धैर्य की आवाज़ आई,
क्या हम चलें? उसकी आवाज़ थकान सा सुनाई दे रही थी। आनन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं यूनिफ़ॉर्म चेक करके आती हूँ। ये कह के वो चली गई। धैर्य वहीं सोफ़े पे बैठ गई। सिद्धार्थ एक केस के बारे में जूनियर डॉक्टर को समझा के बाहर आ रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसने धैर्य को देखा है। वह पीछे मुड़ने वाला था कि डॉक्टर ने उसे आवाज़ दी और वापस ओटी में बुला लिया। लाइट प्लेस मॉल। वो स्टाफ मेंबर अभी भी रावी और वीरा को घूर के देख रही थी। तभी शिव आगे आया और कहने लगा कि हम क्या नहीं देख सकते? क्या हम नहीं देख सकते? उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा भी था। स्टाफ में थोड़ा डर गई और उससे कहने लगी, मैंने ऐसा नहीं कहा और मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ कपड़े खरीद सकते हैं। और फिर रावी की तरफ देख के कहने लगी, इस लड़की को कहिए ना चॉकलेट ना खाए। रावी जिसके मुंह में अभी भी चॉकलेट भी थी, उसने घूर के स्टाफ मेंबर को देखा, फिर बेचारा से मुंह बना के वीरा की तरफ देखा। वीरा की मुट्ठी कस गई थी। उसने ध्यान से उस स्टाफ मेंबर को बेंच को देखा और कहा, आपका नाम रश्मि पटेल है। अच्छा है, मैं इसे याद रखूंगी। वह कुछ कहती इससे पहले ही स्टोर का दरवाज़ा फिर खुला, जहाँ से कुछ लड़कियाँ अंदर आईं। वो सब एलिगेंट ड्रेस पहनी हुई थी और घमंड के साथ चलते हुए आगे आ रही थी। जैसे उस स्टाफ मेंबर ने उस लड़की को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह वीरा और रावी की साइड से निकल के उनके पास आगे कहने लगी, ज्योति मैम आइए। ज्योति आज बहुत खुश थी क्योंकि कहीं न कहीं उसे यही उम्मीद मिल रही थी कि वायु अब उससे शादी करेगा, इसलिए वो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी। उसने स्टाफ मेंबर से कहा, मुझे यहाँ का नया कलेक्शन दिखाई जाइए। ज्योति के साइड में खड़ी लड़कियां ने कहा, ज्योति तुम सच में कितनी लकी हो, तुम जो चाहो खरीद सकती हो। ज्योति ने अकड़ के कहा, मेरी मंगेतर ने मुझे कहा है तुम जो चाहो कर सकती हो। और वहाँ जाकर सोफे पर बैठ गई। स्टाफ मेंबर कुछ लोगों के साथ ड्रेस लेकर आ गई और ज्योति को दिखाने लगी। ज्योति एक एक करके सबको रिजेक्ट कर रही थी। तभी उसकी नज़र गिलास डोर के पार बन रहे एक ड्रेस पे गई। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये ड्रेस कब तक तैयार होगी? स्टाफ मेंबर थोड़ा परेशान होकर कहने लगी, मैम वो प्रीमियम है, हम एक स्पेशल ऑर्डर पर उसे बना रहे हैं, वो आपको नहीं मिल सकती। ये सुन के ज्योति गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे वो ड्रेस चाहिए, कीमत बताओ। वीरा कब से दूर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। ये सुनते ही उसकी आंखें छोटी हुई। उसने शिव को इशारा किया और शिव उन दोनों को लेकर एक केबिन की तरफ चला गया। इधर ज्योति अभी भी उस सेल्स गर्ल्स की तरफ डांट रही थी। थोड़ी देर बाद उस केबिन से कोई हड़बड़ाते हुए बाहर आया और सेल गर्ल से कहने लगा, तुम्हें समझ नहीं आता कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए? अभी तुमने जो किया उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। ज्योति को ऐसा लगा कि वो मैनेजर उसकी बात कर रहा है, इसलिए वो अपनी पीठ सीधी करके और खड़ के बैठ गई। तभी वो मैनेजर उसकी तरफ मुड़ा और मैम कहने लगा, मैं आई सॉरी बट आपको मेंबरशिप कार्ड कैंसिल कर किया जाता है। अब आप यहाँ से कोई ड्रेस नहीं ले सकती हैं। ये सुनते ज्योति का चेहरा लाल हो गया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 46 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 47 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। मैनेजर उसे वहाँ से भेज रहा था। उसे खुद घबराहट हो रही थी क्योंकि वो यहाँ के रेगुलर कस्टमर की और उसे यहाँ से निकालने का ऑर्डर मिला था। ज्योति ने खड़े होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस छोटे से स्टोर से मैं अपने लिए ड्रेस लेना भी चाहती हूँ? तुम देखते देखते जाओ, अगले 2 दिन में ये स्टोर बंद ना करवा दिया तो ये दिखाऊंगी। ये कहते हुए वो बाहर चली गई। उसके पीछे भी सहेलिया भी अभी वो सेल अभी चली गई। सहेलिया अभी भी वो सेल्स गर्ल अभी भी रोती हुई शक्ल लेकर मैनेजर को देख रही थी। वहाँ ज़्यादा स्टाफ नहीं था बिकॉज ऑफ स्टोर सच में थोड़ा छोटा था, बट वहाँ का इंटीरियर एक रॉयल फीलिंग दे रहा था। थोड़ी देर बाद उस गिलास वाले कमरे से रावी और वीरा बाहर आए। उनके पीछे शिव था जिसके हाथ में कुछ बैग से वीरा बाहर जाने से पहले एक नज़र उस सेल्स गर्ल की तरफ देखा और मैनेजर को देखा। आगे चली गई। स्टाफ के लोगों ने देखा जैसे ही वीरा और रावी बाहर आए, उस मैनेजर ने अपना से झुका लिया। ये देख के सब कंफ्यूज थे। थोड़ी देर बाद पूरी शॉपिंग करके शिव रावी और वीरा के साथ उनके अपार्टमेंट में आ गया। शिव की मदद से उन दोनों ने सारा सामान सेट किया और नहा का खाना बनाने लगी। रावी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, दी मम्मी अभी तक नहीं आई। वीरा जो कुछ सोच रही थी उसने कहा, हाँ उनका आज फर्स्ट डोज स्टार्ट हो गया है। रावी उदास हो कहने लगी, उन्हें कितना पेन हो रहा होगा पर हम कुछ नहीं कर सकते। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। शिव जो कि बाहर लैपटॉप पे काम कर रहा था उसने दरवाज़ा खोला। बाहर धैर्य और आना खड़े थे। आना अंदर आते हुए शिव से कहने लगी, मुझे लगता है तुमने इसे अपना ही घर समझ लिया है। शिव आना की तरफ देखा और सोचा ये क्या जानबूझ के सब कह रही है। धैर्य अंदर आते हुए कहने लगी, जाने दो आना दीदी, वो हमारी काफ़ी मदद करते हैं। देखिए उनके पास लैपटॉप है, शायद रावी और वीरा को कोई मदद चाहिए होगी। रावी दौड़ गए
धैर्य को गले लगा कहने लगी, मम्मा कैसी हैं? उसकी आवाज़ में कंसर सुनाई दे रही थी। धैर्य ने उसे सर पे हाथ फेरा और कहा, हमें क्या हुआ है? हम ठीक हैं। वीरा अपने एप्रन से अपने हाथ पोंछते हुए कहने लगी, आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाइए, शिव खाना लगाने में मदद मदद करो। धैर्य ने वीरा को देखा और कहा, तमीज़ से बात कीजिए। शिव ने अपनी सांसें रोक ली। जिस तरह से वीरा उससे बात करती थी वो तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बाकी उसे वो जिस तरह से बिहेव करती थी लोग मौत का इंतज़ार कर देते थे। शिव ने मुस्कान के साथ, कोई बात नहीं धैर्य जी, बच्ची है। तभी उसे महसूस हुआ कि दो जोड़ी आंखें उससे बुरी तरह से घूर रही हैं। वह तुरंत किचन की तरफ भाग गया। आना उसे देख के बहुत हंसी आ रही थी। खाना खाते समय आहा ने नोटिस किया कि आज का खाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। धैर्य अभी भी मुंह बना के अपना बेस्वाद खाना खा रही थी, पर उसे आज वह थोड़ा टेस्टी लग रहा था। उसे नहीं पता कि उसकी बेटियां उसके लिए बेस्ट फूड ले आई थीं, जो नॉर्मल शॉप से खरीदने से अलग था। खाने खाने के बाद धैर्य दवाइयों से असर से जल्दी सोने चली गई। रावी अपनी मम्मा को वह हाथ पकड़े बैठी थी जिससे वो इंजेक्शन लगा था। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। वीरा ने आहना से पूछा, क्या ये दर्द हुआ? आहना ने निराशा से अपना सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आया था कि वह उन बच्चियों को क्या समझाए। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट ऑफ करके तीनों बाहर आ गईं। रावी अपने कमरे चली गई और एक बैग लेके आहना को लेकर कहने लगी, ये आपके लिए। आहना ने शक करते हुए उस बैग को लिया और उसे खोल के देखने लगी। उसने लोटस लोटस कलर का एक फ्लोर ड्रेस थी जिस पर एक सिल्वर बेल्ट के साथ साइड साइड पर बना हुआ था। उसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट था कि आहना की उंगलियां भी हल्का महसूस कर रही थी। आहना आंखें फाड़ के उस ड्रेस को देख रही थी। तभी उस बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकल गिरा। आहना उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मरून कलर का छोटा सा बॉक्स था जिसके अंदर पिंक कलर का डायमंड के फ्लावर बने हुए थे और उसमें गोल्ड की लंबी चेन के साथ छोटे छोटे वाइट डायमंड लगे हुए थे। वो काफ़ी सुंदर इयररिंग थे। आना का हाथ काँप उठा। उसने रावी की तरफ देख कर कहा, ये सब नकली है ना? रावी ने उसके हाथ से वो ड्रेस ली और उसके पीछे लगाकर छोटा सा टैग दिखा दिया। वो टैग देखते ही आना को लगा कि वो बेहोश हो जाएगी। देहरादून की फेमस डिज़ाइनर के ज़रिए बनाया गया ड्रेस पिछले महीने से के फैशन शो में दिखाया गया था, जिसके सिर्फ 3 पीस बने थे और उसमें से सिर्फ एक आहना के पास था। वीरा जो कब से शांत खड़ी थी, उसने कहा, ये मदद के लिए नहीं है, ये इसलिए क्योंकि आप भी हमें मम्मा की उतनी ही परवाह करती हैं। इसे रख लीजिए। उसकी आवाज़ में बिल्कुल नरमी भी नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं लगा था कि वो गुस्से में है। आना ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, थैंक यू, और वो ड्रेस लेकर चली गई। रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, वीरा को देखा और कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये आप उनके लिए लाई थी? वीरा सोफे पर बैठ के लैपटॉप पे काम करते हुए कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रावी ने कुछ नहीं कहा और उसे देख के मुस्कुराने लगी। वायु तेजस के साथ अब ओपन गेट नाइट क्लब में था। वो लोग अपने प्राइवेट रूम में बैठे। तभी दरवाज़ा खोलकर सिद्धार्थ आया और रोते हुए कहने लगा, भाई, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारा भाई आज लूट गया, बर्बाद हो गया। तेजस्वी हंसते हुए कहा, भाई क्या वो लड़का था? ये सुनते सिद्धार्थ का गाल लोहल हो गए। उसने कहा, नहीं, वो एक लड़की थी। तभी उसकी आंखें के सामने आहना का चेहरा याद आ गया। जब तेजस ने सिद्धार्थ को ऐसे शर्माते देखा तो उसकी आंखें ऊपर हो गई। उसने कहा, भाई आप कह रहे हैं कि उसने आपकी इज्जत लूटी और आप शर्मा रहे हैं? सिद्धार्थ वायु के बगल में बैठा था और कहने लगा, और नहीं तो क्या, तुझे पता है उसने मुझे खुली सड़क पर ज़बरदस्ती किस कर लिया, और करा तो करा। मुझे कह रही थी कि मैं उसे थैंक यू बोलूं कि उसने मुझे किस की इतनी अच्छी किस दी। तेजस जो बियर पी रहा था वो उसके मुंह में पूरी बाहर आ गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, भाई ये तो कमाल हो गया। मतलब कोई लड़की ने आकर आपको जैसे बोरिंग इंसान के सामने से किस किया। सिद्धार्थ ने घूर कर तेजस को देखा और कहा, मतलब क्या है तेरा? मैं बहुत हैंडसम हूँ, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियाँ मुझसे मरती हैं। ये कहते हुए उसने घमंड से अपना सिर ऊपर किया। तेजस ने एक आंख मारी और कहा, भाई वो लड़की तो आप पर भारी पड़ गई। इन सब बकवास के बीच वायु चुपचाप बैठा हुआ था। तेजस और सिद्धार्थ बातें कर रहे थे। उनके कानों में वायु की आवाज़ आई, सिद्धार्थ तुमने आज क्या किया? सिद्धार्थ को वायु की बात समझ नहीं आई। फिर भी उसने कहा, मत पूछो यार, आज 2 केस आए हुए थे सिद्धार्थ हॉस्पिटल में, और स्टाफ को गाइड करते करते मुझे इतना समय लग गया कि हॉस्पिटल से निकल के यहाँ आ गया। वायु ने पूछा, क्या कुछ ऐसा हुआ जो तुम मुझे बताना चाहते हो? सिद्धार्थ सोचते हुए कहने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वायु ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सामने देखने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने मैसेज चेक किया। ये मैसेज करण ने भेजा था। उसमें लिखा था, सर हम कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोई ये सब छुपा रहा है। वायु गंभीर हो गया। उसने सोचा, आखिर आखिर है कौन? उसने इसके बारे में सब कुछ छुपा क्यों रहा है? दूसरे दिन सुबह धैर्य फिर गार्ड में गुस्से में खड़ी थी और कोई एक्सरसाइज करने मन नहीं कर रहा था, और उसके साथ
आना भी वो गुस्से में खड़ी थी। उसने मन में कहा, ये दोनों शैतान अपनी मम्मी के साथ मुझे भी खींच लाएँ। फिर आखिरकार वो दोनों से हार कर कुछ कहने लगी। जो रावी और वीरा जो बताया जा रहा था, धैर्य जब ऑफिस पहुंची तो हमेशा की तरह वीर मिल गया। उसने वीर से कहा, इत्तेफाक है कि हमें रोज़ कंपनी के दरवाजे पे मिलते हैं। वीर ने अपने सारे दांत दिखा दिए और कहा, हाँ तो ऐसा कह सकते हैं, और उसके साथ अंदर आ गया। पर वह अपने लिए डिपार्टमेंट में ना जाकर डिज़ाइन डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। धैर्य ने उससे पूछा, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? वीर ने अपने हाथ में रखी फाइल को दिखाते हुए कहने लगा, मैं इसे जमा करने जा रहा हूँ। धैर्य ने कहा, इसमें वही डिज़ाइन है? वी ने हाँ में गर्दन हिलाई। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम भी चलते हैं। और हमें और आपने और अपने हाथ में रखी एक फाइल को दिखाने लगी। वीर ने उसे चमकती आंखों से देखा और कहा, मतलब तुम कर रही हो? धैर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसके साथ अंदर चली गई, जहाँ वहाँ जाकर उन्होंने अपने डिज़ाइन सबमिट कर दिए और अपने डिपार्टमेंट में आ गए। वायु के केबिन में कर्ण ने वायु को बताया कि सर, हमें लगभग 70 लोगों ने अपने डिज़ाइन भेजे हैं। आई एम वंडर कितने लोगों के डिज़ाइन आए हैं। वायु ने लैपटॉप देखते हुए कहा, मैनेजमेंट को कहो उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करे और फिर उसे यहाँ भेज दे। कर्ण ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो चला गया। वायु सोचने लगा कि धैर्य क्यों नहीं आई। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 47 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 47 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।